भ्रांतियां वास्तव में इस तरह की होती है कि देखो, वैसे तो वर्ल्ड में देखा जाए तो भ्रांतियां तो कई एक तरह की है, और कई एक विषय में, और बहुत सारी लोगों को भ्रांतियां रहती हैं। और बहुत से लोगों का जीवन ही भ्रांति पूर्वक रहता है, पूरा जीवन ही उनका निकल जाता है, भ्रांतियां दूर नहीं होती है। एक बहुत ही बड़ा विषय है ये। लेकिन यहाँ हम सिर्फ एक छोटा सा पार्ट उसमें से आपके बीच में रखेंगे। खासकर इसमें जो विषय हमारा रहेगा वो हमारा मुख्यतः खान पीन और रहन सहन के बारे में है, क्योंकि हमें प्राकृतिक चिकित्सा संबंधी भ्रांतियां, यानी अपने शरीर के संबंधित भ्रांतियां और अपने रोगों के प्रति भ्रांतियां, इन पे ही अपन हम और आप आज चर्चा करेंगे। बाकी भ्रांति तो बहुत तरह की होती है। और दूसरी बात यह है कि जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा मान लेना, ये सबसे बड़ी भ्रांति। और इसी भ्रांति के कारण हम और आप सभी अनंत काल से इस संसार में रुल रहे हैं। यदि ये हमारी भ्रांति टूट जाए, हम वस्तु रूप को समझ लें, तो वास्तव में मैं कौन हूँ और हमारा स्वरूप क्या है, दो बातें, यदि हमारी दो बातों की भ्रांति मिट जाए, तो इस संसार से पार होने में, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो सुखी होने में कुछ कसर नहीं रहे, और बहुत जल्दी सुखी हो जाए। वास्तव में एक बात देखा जाए तो एक प्राकृतिक चिकित्सा भी हम करते हैं तो सुखी होने के लिए, ठीक है ना, कि हम कोई रोग नहीं हो, हम सुखी रह सकें। वास्तव में ये स्वयं में भी बहुत बड़ी भ्रांति, यानी भ्रांति में भी भ्रांति है ना, कि हम ये प्राकृतिक चिकित्सा करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, हम इन भ्रांतियों को नहीं मानेंगे, भ्रांति सुधार लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। ये भी बहुत बड़ी भ्रांति है। तो असली भ्रांति तो मिटना हमारा आपका प्रथम कर। चलिए, उस बात को अपन थोड़ा यहीं रोकते हैं, ज्यादा विस्तार नहीं जाते, अपन अपने जो है सब्जेक्ट पर, विषय पर आते हैं कि भ्रांतियां क्या है और क्यों पैदा होती है। ये तो वो भ्रांतियां पैदा क्यों होती हैं? जैसे मैंने अभी, कोई हमारा परिचित है और उसने किसी से कुछ सुन लिया, जैसे वो, उदाहरण के तौर पर सर्दी का टाइम है और एक चर्चा चलती रहती है कि भाई देखो सर्दी का टाइम है, या दूसरे शब्दों में घुटनों में, हाथ पैरों में दर्द है, तो हमें नींबू और खट्टे फल नहीं खाने। इस तरह की एक आम तौर पर लोगों को भ्रांति होती है। और जब वो नेचुरोपैथी में जाते हैं, उनको जो है इस रोग को ठीक करने के लिए, यानी अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, विटामिन सी की
डॉक्टर समझता है कि इनको विटामिन सी की आवश्यकता है, तो वास्तव में ये एलोपैथी डॉक्टर भी जानते हैं कि इनको विटामिन सी की जरूरत है। सर्दी हुई है, जुकाम हुआ है, ये बिना विटामिन सी के ठीक नहीं होगा। लेकिन वो भ्रांतियों के साथ भरमा देते हैं। एक नेचुरोपैथ होगा, वो कहेगा नहीं भैया तुम तो नींबू पानी लो, क्योंकि ये सर्दी का मौसम है, इन दिनों खट्टे फल आते, खट्टे फल आप सेवन करें, आपका सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। तो वो जो भ्रांति हमारे दिमाग में बैठी हुई है, हमारे समाज के लोगों ने कहा है, हमारे परिवार के लोगों ने कहा है, हमारे रिश्तेदारों ने कहा है कि नहीं साहब वो ये नहीं लेना चाहिए, और इससे जो है जुकाम बढ़ जाता है और बहुत ज्यादा बीमारी बढ़ जाएगी। उस अब उसको जो गांठ बांध दिए तो वो नहीं लेगा फिर वो। और इसीलिए कहते हैं कि भ्रांतियों को से हमको दूर रहेंगे तो हम अपने स्वास्थ्य का बेहतर व्यवस्था अपन स्वयं अपने शरीर की बना सकेंगे, क्योंकि उसमें अपने को एक क्लियर नहीं है कि वास्तव में भ्रांति कहाँ से शुरू होती है। इस बात की जो मैंने आपको बताई, जैसे जुकाम हुआ, जुकाम किसे कहते हैं? नाक से पानी बहना, गले पे लालामी आ जाना, सिम्टम्स यही है ना। गले में खराश होना, कफ का बाहर निकलना, ये सब जो जुकाम के सिम्टम्स हैं। यानी ये सब उसकी जो है जुकाम की धारण सिम्टम्स है। तो वास्तव में है क्या, हम क्या भ्रांति है कि हमको जुकाम नाम की बीमारी हो गई, ये यहाँ से शुरुआत हुई बात। हम उसको बीमारी मान लेते क्योंकि हमारे सभी रिश्तेदार कहते हैं अरे तुमको तो बहुत बड़ी बीमारी है, तुमको बहुत बड़ी बीमारी है, डॉक्टर के पास जाओ, ये करो, उससे डॉक्टर दवाई लो, उससे लो, आदि आदि। वास्तव में जब हम प्राकृतिक की तरफ जाते हैं, प्रकृति की ओर जाते हैं, तो ये कोई बीमारी ही नहीं है। और गजब की बात है, पूरा संसार तो ये मानता है कि बीमारी है, जुकाम हो गया है, स्नोफिलिया हो गया है, साइनोसाइटिस हो गया है, आदि आदि, मतलब सब इसी से मिलते जुलते नाम है। जुकाम के ही नाम है सारे के सारे, अंग्रेजी में बोलो, उर्दू में बोलते सारे। तो अब प्रकृति की ओर जाते तो कहते हैं कि भाई ये तो बीमारी ही नहीं है, ये तो आपके अंदर जो कचरा इकट्ठा हो गया, यानी जो कफ एकत्रित हो गया, उसको निकालने मात्र की एक क्रिया है। उस क्रिया के फलस्वरूप ये क्रिया हुई है कि आपकी चेहरे में लाल, थोड़ा सा लालामीपन आया हुआ है, सिर में भारीपन हो रहा है, हल्का फीवर भी हो सकता है इसकी वजह से, क्योंकि कचरा बाहर निकलेगा तो इसके इस क्रिया की प्रतिक्रिया भी होंगी ना। कोई भी क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है। इसलिए जो है आप थोड़ा सा इस तरह की भ्रांति शुरू होती है। अब उस भ्रांति के तहत फिर भ्रांति में भ्रांति बढ़ती चली जा रही है। क्या कि नींबू नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, आदि आदि बहुत सारी बातें हैं। खट्टा नहीं खाना चाहिए, तो ये सब भ्रांतियां बढ़ती चली जाती। वास्तव में यदि हमें इन भ्रांतियों से बचना है, अपने जो है दिमाग को व्यवस्थित रखना है, लोगों की बातों में नहीं आना है। हाँ, यदि कोई जैसे
प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ हम जा रहे हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सक जो कि वास्तव में डिग्री डिप्लोमा होल्डर हो, पढ़ा लिखा हो, अभ्यास किया हो, वो यदि कोई बात कहता है तो उसको गंभीरता से विचार नहीं करना। बाकी तो आप बात प्राकृतिक की करोगे, जाओगे एलोपैथी के डॉक्टर के पास, तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि यदि हमें मकान बनवाना है तो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, इंजीनियर के पास जाते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से मान लो अपने अकाउंट का कोई काम करवाना तो सीए के पास जाते हैं, इनकम टैक्स कोई काम करवाना तो सीए के पास जाते हैं, किसी इंजीनियर के पास नहीं जाते। तो जो जिसका स्पेशलिस्ट है उसको ही आप अपना काम करवाने के लिए नियुक्त करते हैं या उसी से राय लेते हैं आप। तो ऐसे ही यहाँ यदि हमें अपने को निरोग, बिना दवाइयों के निरोग रहना है और अपने को स्वस्थ रखना है तो प्राकृतिक चिकित्सक के पास जाइए। एलोपैथी तो दवाई दे देगा, आप निरोग तो नहीं कर पाएगा वो आप। वो तो आपके रोग को दवा देगा। ठीक है ना। अब एक मैंने आपको सैंपल छोटा सा ये दिया है, तो आप लोगों की ओर से फीडबैक हम ये चाहते हैं कि भ्रांतियां आपकी कौन कौन सी आप लोग बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं उनका जो है निराकरण करने का प्रयास करूंगा। अच्छा रहे कि आप लोग जो है अपनी ओर से। जिनको भी कुछ पूछना हो वो हैंड रेस कर सकते हैं। जी थोड़ा आप मैनेज कर लीजिए दीपक भैया है। जी जी। फिर मैं तो बताऊंगा ही। यदि आप लोगों की ओर से प्रश्न आए तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आनंद आएगा मुझे भी, आप लोगों को भी आनंद। जी ताऊ जी, सबसे बड़ी भ्रांति लोगों में ये है जी। कि लोग बुखार में दाल चावल की खिचड़ी बना खाते हैं, उसको हल्का मानते हैं। नहीं, बुखार में ठीक है, आपका कहना अपनी जगह है। ये प्रश्न आपकी ओर से किसी और की ओर से है? हाँ भैया बताएं, आवाज उत्तर दो भैया। हाँ, दीपक जी। एक मुझे किसी ने मुझे भेजा है पर्सनल डायरेक्ट। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए इसी प्रश्न को पकड़ते हैं अपन। देखिए, अपन तो जैन धर्मावलंबी है और स्यादवाद और अनेकांत को मानते हैं। तो दाल और चावल की मिली हुई खिचड़ी को हल्का मानना या भारी मानना, ये दोनों ही बातें अपेक्षा से अलग अलग है। और हल्का भारी होना या लगना, ये भी एक अलग बात है। अब देखो अपन इसको थोड़ा इस बात को एनालिसिस करते हैं कि दाल हुई प्रोटीन और चावल हुए कार्बोहाइड्रेट। तो पिछले क्लास में मैंने यही तो किया था। सेकंड में आपको ध्यान होगा, आप लोगों को जो भी उस क्लास में रहे होंगे, अभी पिछले वीक में ही तो दिया था ना। ध्यान है आपको? खाना में बोलो जी भाई। जी जी। इनको अपने आप म्यूट करके बोलने दो लोगों को, मजा आएगा। आप सभी को म्यूट मत करो, तो अपने आप से ही म्यूट म्यूट कर लिया करें, अनम्यूट कर लिया करें। सर जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। सर जैसे बोलते हैं कि सर्दी खांसी में अपन को साइट्रिक फूड खाना चाहिए, नींबू खाना चाहिए, मौसमी खाना चाहिए, तो उससे और सर्दी नहीं बढ़ेगी? फिर से बोले टाइम है। सर्दी खांसी होती है जब
तो बोलते साइट्रिक फूड खाना चाहिए, नींबू खाना चाहिए, मौसम्मी संतरा खाना चाहिए। तो वैसे तो लोग मना हाँ करते हाँ हैं हाँ। कि सर्दी है तो अभी नींबू मत खाओ, संतरा मत खाओ। ये कहाँ देखो तक इसके सही है? प्रकरण को तो मैं, ये तो प्रकरण में अभी आपको बता ही चुका हूँ पूरा, ये यही तो बताया था मैंने। भाई विटामिन सी की जरूरत है बीमारी को दूर करने के लिए, आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा विटामिन सी से, और विटामिन सी से इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा तो ये निष्कासन जल्दी हो जाएगा आपका। जितनी जल्दी आपका ये कफ वगैरह निष्कासन हो जाएगा उतनी जगह आप स्वस्थ हो जाएंगे। सीधा सिद्धांत है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए इनको खाना ही चाहिए। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि जब भी इस तरह की बीमारी हो तो उस समय अपने को अन्न बिल्कुल टोटली बंद कर देना चाहिए, 2-3 दिन के लिए बस पर्याप्त, ज्यादा की जरूरत नहीं। तो अभी जो बात हो रही थी दाल और खिचड़ी की, दाल और चावल की, तो ये तो बेमेल भोजन हो गया। और बेमेल भोजन हो गया तो पाचन में आपको तकलीफ देगा, जबकि इसको संसार के लोग जो है इसको मानते हैं हल्का भोजन। जहां हम और आप 2 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी, 6 रोटी खा जल्दी जल्दी खाते हैं, सब्जियां बहुत न्यून करते हैं, उनकी अपेक्षा से ये थोड़ा हल्का भोजन है। लेकिन फल सब्जियों की अपेक्षा ये भारी भोजन, क्योंकि इसमें जो है बेमेल भोजन हो गया है, इसमें पाचन में आपको दिक्कत आएगी। या तो ये पूरा साफ हो जाएगा, आपको ताकत नहीं देगा, या जो है ये सड़ेगा और आपको एसिडिटी आप बनाने का रहेगा। लेकिन क्या है, वहां अपेक्षा लगाते हैं कि रोटी अभी खा रहे थे हम, 5-6 रोटी खा रहे थे, आज मैंने थोड़ा दलिया खिचड़ी दे दी है, उस अपेक्षा से तो वहाँ हल्का है, क्योंकि वहाँ उनकी अन्न की जो क्वांटिटी बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे थे, यहाँ अन्न की क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई है। ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है भाई। ठीक है, इसलिए ये जो है जो भी लोग ये इसको हल्का मानते हैं, वास्तव में ये हल्का नहीं है। दाल में कभी भी किसी को किसी भी रोग में कभी भी खिचड़ी खाने के लिए सजेस्ट नहीं करता। ताऊ जी कोई भी आवाज ठीक नेचुरल। से नहीं आ रही है। ताऊ जी आवाज नहीं आ रही ठीक से। आवाज नहीं आ रही है आपको? नहीं, जो आवाज सभी सही को आ रही है, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है जी। आ रही, आ रही। आ रही है ना, आप थोड़ा उसको बंद करके दोबारा चालू कर लें एक बार। इनको आवाज नहीं आ रही, बंद करके फिर से चालू कर ले तो हो जाएगा। कभी कभी हो जाता है। ठीक है ना, ये बात जो है आप, मतलब ये क्लियर हुआ ना। बल्कि जिस समय बुखार का जो बुखार के लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है प्राकृतिक चिकित्सा में, उसमें तो सीधा है कि भाई अन्न बिल्कुल बंद कर दो, 3 दिन में बुखार ठीक हो जाए, कोई बुखार क्यों नहीं है। थोड़ा सा जो है अपन हल्दी आदि का कोई एंटीबायोटिक काढ़ा दे देते हैं बस। हल्दी है, चिरायता है, गिलोय है, ये घरेलू आइटम है। और चाहे वो डेंगू का बुखार हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे टाइफाइड हो, कोई भी हो, वो आपका 3 दिन से लेके 5 दिन के अंदर जो है सही हो जाता है। दिन आप में ईमानदारी से। भाग पूरे भी करने के बता। 21 दिन में 3 भाग पूरे करने। सर गुड़ जी और सर एक क्वेश्चन था। सर गुड़ के लिए हाँ भी एक बता। भ्रांति, हाँ गुड़ के लिए भी एक भ्रांति है कि गुड़ गर्म होता है या ठंडा होता है, इसको भी आप थोड़ा क्लियर कर देते। बहुत बढ़िया है। और सर इसका हल्दी तो के लिए भी आंसर बस, अभी ये, ये 2 चीजें हैं सर, हल्दी और गुड़। देखिए वास्तव में मैं तो एक बात कहता हूँ, हमारा जो प्रकरण है वो न तो कोई वस्तु ठंडी होती है न कोई वस्तु गर्म होती है। उसमें गुड़ ले लेना, हल्दी ले लेना, कुछ भी ले लेना, क्या है कि कोई भी
आप भोजन को चेंज करते हैं तो शरीर में उसकी कुछ प्रतिक्रियाएं होती है, और उससे हम उनको ठंडा या गर्म मान लेते हैं। अब गुड़ का भी प्रकरण लेंगे अभी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक आपको एक एग्जांपल दे रहा है आपको। जैसे आपने सिकी हुई भुनी हुई मूंगफली 150 ग्राम बैठे गप्पे लगा रहे और अपने खा लिए, तो उन मूंगफली के खाने से हमारे शरीर को एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि पानी की जरूरत पड़े, क्योंकि उसमें हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक गई है। प्रोटीन को पचाने के लिए, जैसे पाचन तंत्र आपने पढ़ा होगा, जो भी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके या पढ़ रहे हैं, तो उसमें पाचन तंत्र में बताया गया प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए पहले उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसके बाद वो पाचन होता है। उसके लिए पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो पानी शरीर ने मांग लिया। रोजाना हम जो है 2 गिलास हमारा काम चल जाता था, और आज जिस दिन मूंगफली खा ली है तो हमको 3 गिलास पानी की जरूरत पड़ गई बस। यही हमने मान लिया कि मूंगफली हमको गर्मी कर गई, तो पानी हमारा मुंह सूख रहा है, हमें पानी की जरूरत पड़ रही है। वास्तव में देखा जाए तो जो वस्तु है उसका प्रक्रिया तो होगी वही शरीर में, हम उसको ठंडा गर्म फालतू में मान के और वो भ्रांतियां पैदा कर लेते हैं कि वो मूंगफली गर्म कर रही है हमको, हम नहीं खाएंगे मूंगफली। थोड़ी मात्रा में खाओ तो उतनी ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, संतुलित खाओ कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें मूंगफली की गलती नहीं है, एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से गुड़ में भी है। गुड़ का तो ये कारण भी नहीं है कि गुड़ खाने के बाद पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, वहां तो ये भी कारण नहीं। वहां तो भ्रांति ही घुस गई है कि गुड़ गर्मी करता है। उसके सिम्टम्स कुछ भी नहीं आए, गुड़ खाने के बाद कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, फिर भी गुड़ गर्मी करता है, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। और ये रीजन इंटरनेशनल बेसिस का है, ये अपने हिंदुस्तान का नहीं है, वर्ल्ड का ये जो एक बनाया हुआ ये भ्रांति है। इसके बारे में जब थोड़ा सा मैंने कुछ पत्रिकाएं खोली, कुछ अन्य चीजों खोला, और कुछ गजट वगैरह को देखा, तो एक बात मेरे सामने आई थी। ये पिछले मतलब 15 साल पहले मैंने थोड़ा मेहनत की थी, तो उस समय एक बात आई थी। ये बात है सन 1932, 33, 34, जबकि अपने हिंदुस्तान में ब्रिटिश ब्रिटिश लोगों का राज्य था, ब्रिटिशर्सों का राज्य था। तो उन्होंने वहाँ, यहाँ अपने यहाँ गुड़ ही चलता था उस समय, शक्कर नाम कोई जानता नहीं था। वाइट वाइट पोइजन को तो कोई जानते ही नहीं था, यानी दाने की शक्कर को तो कोई उस समय यहाँ हिंदुस्तान में जानता ही नहीं। सिर्फ गुड़ ही एकमात्र मीठे का कारण था, जितना भी गन्ना पैदा था उसको गुड़ बनता। उन्होंने वहाँ लंदन में एक मिल लगाया जिसमें उन्होंने वाइट शक्कर बनाई, प्रोसेस करके, तो वाइट हुई। अब उस शक्कर को वहाँ लोकल में भी कोई लेने को तैयार नहीं था लंदन में। अब लंदन की तो आबादी बहुत कम, वो मिल नहीं चल पा रहा था उनका, सरकार की ओर से बना था वो। तो उन्होंने कहा अब हिंदुस्तान की उस समय आबादी 35 करोड़, 35-40 करोड़ के आसपास थी, तो वहां खपाते थे, यहाँ भी किसी ने नहीं दिया उसको, गुड़ को। तो 5-10 साल तक परेशान रहे और वो शक्कर उनकी नहीं चल पाई। जाकर के 1941-42 में एक ब्रेन वॉश करना शुरू किया कि गुड़ गर्म करता है और शक्कर ठंडी होती है, क्योंकि हिंदुस्तान में गर्मी 3 महीने पड़ती है, तो गर्मी 9 महीने पड़ती है, सर्दी 3 महीने पड़ती है। तो लोग 3 महीने गुड़ खाएंगे, 9 महीने शक्कर खाएंगे, तो हमारी शक्कर अपने आप खुल जाएगी। इस तरह से उन्होंने एक ब्रेन वॉश
शुरू किया और ये धीरे धीरे 8-10 साल के अंदर पूरे हिंदुस्तान में ये बात फैल गई। गुड़ गर्म करता है और शक्कर जो है ठंडी होती है। लोगों ने शक्कर खाना शुरू कर दिया, गुड़ खाना बंद कर दिया, गुड़ सर्दियों में ये भ्रांति है। बल्कि मैंने तो अपने बचपन में देखा है, जून मई जून के महीने में कड़ाके की सर्दी में भी हमारे यहाँ गांव में कोई बाहर का आ जाता था, पानी मांगता था, तो उसको गुड़ के साथ पानी दिया जाता। एक सर पच्चीस मैं भी हजार आम के ग्राम पन्ने में गुड़ का ही प्रयोग करती हूँ, तो इसलिए मैंने पूछा कि मैं शक्कर का प्रयोग नहीं करती हूँ। आम का जो पन्ना बनाते हैं अभी और गर्मी में, आम के पन्ने में अभी गुड़ आम का का प्रयोग। हाँ, आम पन्ने में गुड़ का प्रयोग करती हूँ। जो और सर मुझे व्हाइट शक्कर है वो मुझे तो हाँ, एक रीजन समझ में आया कि लोग ये कहते हैं कि गुड़ गर्म होता है क्योंकि पेट साफ हो जाता है। तो मुझे इसका रीजन ये लगा कि उसमें आयरन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, और आयरन अगर किसी की बॉडी में जितना नीड होगा उतना एब्जॉर्ब करेगा, एक्स्ट्रा निकाल देगा। शायद इस वजह से गुड़ खाने से पेट साफ होता है, मुझे शायद ये लगा। लेकिन लोग इसको ही भ्रांति नहीं नहीं मान वो लेते हैं कि गरम गरम होता है इसलिए पेट साफ हो गया, मतलब गरम कर गया। क्या सर ये भी एक भ्रांति, मुझे लगता है ये इसका मतलब सॉल्यूशन हो सकता है। बिल्कुल। एक्चुअली में क्या है कि गुड़ में जो है, वही मैं बात कहने वाला था, गुड़ में आयरन के साथ साथ में फाइबर भी होता है, विटामिन जी। सी भी होता है, विटामिन बी 2 भी होता है, विटामिन बी 12 भी होता है। और अब ये होमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए गुड़ एक बहुत अच्छा सबसे मॉलिक्यूल अच्छा है, स्रोत। बहुत अच्छा एक पदार्थ है। जिनको एनीमिया है वो गुड़ नींबू का कॉम्बिनेशन उनके लिए बहुत ही शानदार चीज है। लेकिन लोग जो है उनको जो है गर्म मान के वो नहीं देते हैं और ये हाँ अपना जी नुकसान सर। देते हैं। और इसलिए भी गुड़ को मान लेते हैं कि गर्म करता है। वास्तव में ये अब्बा हुई है, और ये अब्बाएं हम पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आ रहे हैं। हमारी सर मुझे माता जी ने। हाँ, ऐसे जी ही एक बोले। रीजन मुझे हल्दी के लिए समझ में नहीं आता। जॉइंडिस होता है जबकि हल्दी एंटीबायोटिक होती है, और सबसे पहले बोल दिया जाता है कि जॉइंडिस में हल्दी बंद कर दो। मुझे इसका लॉजिक समझ में नहीं आया कि अगर बॉडी में कहीं आपकी कुछ भी अंदर से दिक्कत है तो सबसे पहले एंटीबायोटिक की आवश्यकता होगी। और एंटीबायोटिक के रूप में अपन 12 महीने ही हल्दी लेते हैं। तो उस समय जॉइंटिस के समय तो और ज्यादा हल्दी का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले उसी को बंद कर देते हैं। तो ये भी सर क्या एक भ्रांति है कि जॉइंटिस में हल्दी बंद करना चाहिए? नहीं, वो तो ऐसा है ना। ये ये तो ये क्या बात है। ये तो एक बनाई हुई बातें हैं। वास्तव में देखा जाए तो गन्ने की साब पीलिया में जो है स्किन, आंखों का रंग, स्किन का रंग, नाखून का रंग पीला हो जाता है। उन्होंने कहा पीला नहीं था ना। हम्म। और तो पीला रंग क्या है तुम्हारे भोजन में? पीला रंग हल्दी है, हल्दी नहीं। बस सीधी सी बात है। जैसे किसी को व्हाइट स्पॉट्स होते हैं, जी। व्हाइट स्पॉट होते हैं तो उसको कहते भैया सफेद दूध होता, दूध दही नहीं खाना है आपको। हाँ सर। ये भी सब बकवास इस तरह की है। ये सब एक जब लोगों को मेंटेलिटी चेंज करने के लिए इस तरह की बातें प्रचलित हैं, चल रही हैं। वास्तव में यदि उसको एनालिसिस किया जाए, यदि उसको न्यूट्रल वैल्यू में देखा जाए, उसको जाकर के कि उसकी न्यूट्रल वैल्यू क्या है और हमारे शरीर को क्या जरूरत है, तो ये भ्रांतियां टूट जाए। नहीं तो सर नॉर्मल ठीक है। क्वांटिटी में तो जैसे लेते हैं वो लेना ही चाहिए ना, मतलब हल्दी को नहीं अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्स्ट्रा भी जो लोगे तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। जी जी। जल्दी एंटीबायोटिक है, बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है। बल्कि लेने का तरीका थोड़ा बदल जाना चाहिए। जी सर, कैसे लेना चाहिए थोड़ा सा हल्दी बताएंगे? हल्दी को काढ़ा बना के लेना चाहिए। जी सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, धन्यवाद सर। हाँ, साहु बजाय जी उसको जो है एक्चुअली। जी। साहु जी, तेल या घी में से नुकसान ज्यादा कौन करता है, तेल की घी? क्या चीज? तेल या घी में से ज्यादा नुकसानदायक कौन होता है?
सब लोग कहते हैं घी ज्यादा नुकसान। ये तो व्यक्तिगत की बातें हैं। अभी किसी को रोग है तो दोनों ही नुकसानदायक हैं। मान लो किसी को लीवर की प्रॉब्लम आ रही है, उसको तो प्रोटीन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। तो अलग अलग व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा नुकसानदायक है। वैसे इन ऑल देखा जाए तो घी एक, आज के समय में यदि देखा जाए घी के बारे में, तो घी एक तो शुद्ध मिलना आज के समय में कठिन बहुत है। असंभव घर यूं का नहीं घी, कहेंगे कहीं घर का है। घी तो घर में आपने क्या भैंस पाल रखी है क्या? नहीं, गांव से दूध लगवा के लेके आते हैं तो। हाँ, तो वो दूध, वो उस भैंस को क्या खिलाया गया आपको तो नॉलेज नहीं है ना। अच्छा। उसको कौन कौन से केमिकल खिलाए गए, दूध बढ़ाने के लिए क्या खिलाया गया, उसके बच्चों को मारा गया, उसको जो है उस भैंस को कृत्रिम गर्भाधान तो नहीं कराया गया है। इन सारी बातों को देखना पड़ेगा, तो हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, उससे घी शुद्ध कहाँ से मिल जाएगा हमको? जी। जब बेसिक ही खराब है तो फिर ऊपर से क्या हो जाएगा? चलो, वो ठीक है, बात खत्म करो, मैं तो आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। घी में कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की क्षमता होती है। घी के सेवन से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और तेल में भी, यदि आपके पास कच्ची घानी का प्योर तेल है, इट इज बेटर देन घी। तो उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, चाहे वो सरसों का हो, चाहे मूंगफली का हो, और चाहे वो जो है आपका नारियल का हो। तो सरसों का तेल कोलेस्ट्रॉल भी 12 ही महीने खा सकते क्या? ताऊ जी, सरसों का है तेल भी मतलब गरम गरम नहीं करता, मतलब सरसों का तेल 12 ही महीने खा सकते हैं? भैया। अभी अभी 2 मिनट पहले मैंने बोला कि बस वर्ल्ड में कोई चीज गर्म ठंडी नहीं होती है। जी जी जी। अभी अभी बोला था ये। जी आप जी नोट कर लीजिए, नहीं ध्यान ना आपको, आप लिख लीजिए। जी। वो थोड़ा सा माइक ठीक से नहीं चल पा रहा है, इसलिए आवाज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप दोबारा बोलवा हूँ मैं। अरे मैं बैठे इसीलिए हूँ कि आपको समझाने के लिए, कुछ क्लास लेने का मेरा वो थोड़ी है कि आप जी। समझ जाएंगे मेरा क्लास सफल हो जाएगा। नहीं अच्छा, समझेंगे और ताऊ हम जी। बकते रहे, हम बकते रहेंगे, आपकी समझ में नहीं आएगा तो क्या फायदा बाद में? नहीं ताऊ जी, ऐसा ठीक मत है ना? बोलो, आपके एक एक शब्द अनमोल है, बकना नहीं बोलो, आप एक एक शब्द अनमोल है आपके तो। अच्छा ताऊ नहीं, जी, दूध, देखो, दूध वही के साथ वही सब बात लोग। वही बात वही बात आज के समय में दूध के लिए देखो, दूध, घी आदि ये जितने भी पशुजन्य पदार्थ हैं, जी इन सबकी शुद्धता का विशेष और मर्यादा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो ये लाभकारी की जगह नुकसानदायी की हो जाती है। यदि थन से निकलने के बाद 48 मिनट में आपका दूध गर्म नहीं हो रहा है तो दूध बेकार हो गया, वो तो कोई जी काम का नहीं रहा। जी आपको उसमें देखो क्या है कि वास्तव में एक, सभी जीवों के साथ में एक कर्म फिलॉसफी बनी हुई है। आप जितनी हिंसक पदार्थों को करेंगे उतने ही आपके साथा कर्म बनेंगे, सीधी सी जी कहानी है। अब पशुओं को कितना परेशान किया जा रहा है, उनके बच्चों को मार दिया जाता है, ये सब, ये जो ये सारे कृत्य हैं, सारी हिंसाएं हैं, ये 5 इंद्री की हिंसा, 3 इंद्री की हिंसा जीवों की, ये किसके ऊपर आएंगे? इसका निमित्त कौन है? आप दूध खरीद रहे हैं ना, इसीलिए तो है वो, जी आपके लिए तो किया जा रहा है। हालांकि उसके भागीदार वो भी उतने ही है जितने की वो है, लेकिन उसको सेवन करने वाला भी उतना ही भागीदार है। दोनों तरफ से देखना पड़ेगा ना उसको। तो साता कर्म बंधेगा तो गुदे में आएगा, तो बीमार गुदे में रहेंगे नहीं, पक्की बात है। जी इसलिए मेरा उद्देश्य आप लोगों को हर चीज समझाने का, मैं कह रहा था वो। अब देखो, हमारा पॉइंट अगला है, सर्दियों के मौसम में अमरूद, नींबू, संतरा आदि नहीं खाना चाहिए।
वही ठंडे गर्म वाली बात है। वास्तव में है क्या कि सर्दियों के जब सीजन आता है तो उन दिनों हर व्यक्ति के, लगभग हर व्यक्ति के, ऐसे कम व्यक्ति होते हैं जिनको नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर व्यक्तियों को कफ का प्रकोप ज्यादा बढ़ता है। कफ का प्रकोप मतलब कफ का जनरेशन ज्यादा होता है शरीर में और निकलता भी ज्यादा है इस समय। इसको कहते हैं कफ का प्रकोप बढ़ना आयुर्वेद की भाषा में। तो जब भी हम विटामिन सी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा इम्यूनिटी पावर डेवलप होगा, तो ये कफ बाहर निकलेगा। तो इसको लोगों ने रोग का नाम दे दिया कि सर्दी हो गई, जुकाम हो गया। इसी बीच में एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में आ रही, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत आप लोगों को सबको उपयोगी है। मैं यहाँ रोक करके एक बात कहता हूँ। एक बीमारी होती है, साइनोसाइटिस बोलते हैं, साइनस बोलते हैं, इस तरह की बीमारी होती है। सुना है आप लोगों ने नाम इसका? सुना है हाँ, चाइनीज हाँ जी, सर्दी इसे सुना है। इसमें होता क्या है कि हमको नाक से सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाती है। इसको साइनोसाइटिस भी बोलते हैं, साइनस भी बोल देते हैं शॉर्ट में, और हिंदी में कहें तो हड्डी बढ़ गई है हमारी नाक की। वास्तव में है क्या कि किन्हीं कारणों से नाक में ऊपर जाके कफ सूख जाता है, तो वहाँ वो जो सांस लेने का जो छिद्र है वो या तो छोटा हो जाता है या बंद हो जाता है, एक साइड का या आधी साइड का, जो भी होता है। तो उसमें नाक से सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाती है। तो उसको हमारे भाई जो मित्र डॉक्टर लोग हैं उन्होंने क्या कहा कि भैया तेरी नाक की हड्डी बढ़ गई है, इसमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, और जो भी जिसकी जैसी हैसियत होती है 20-25 हजार से लेकर के 4 लाख रुपए रगड़ लेते हैं आराम से। होता कुछ नहीं है, वहाँ शून्य किया उन्होंने, और वहाँ जो सूखी हुई वो जमी हुई है पपड़ी, उसको किसी चीज से छील दिया थोड़ा सा, और वो ने कहा ठीक, अब जाओ ठीक हो गए। 2-4 साल में ठीक शुरू हो जाती है, फिर करवा आते हैं। वास्तव में इसके मेरे जीवन में आज से 15 साल पहले, 14 साल पहले 2-4 लोग आए। इसके बाद तो बहुत सारे लोग आए। भिंड के लोग थे, बाहर के भी थे। उनको हमने 3 दिन में, 7 दिन में ठीक, मतलब हमने क्या कर दिया, ठीक हो गए। भाषा तो ऐसी बोली जाती, हमने कर दिया है। तो कुछ नहीं, उनको कहा कि भैया तुम ये नींबू पानी लो और नेती करो, जल नेती करो, 3-4 दिन में आपका कफ निकल जाएगा, ये ठीक हो जाएंगे। कहीं न हड्डी बढ़ी है, न नाक सिकुड़ी है, न कुछ हुआ है। कहीं कहते तुम्हारी नाक सिकुड़ गई है अंदर से, कहीं कहते थे हड्डी बढ़ गई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन के नाम से पैसे ले लेते। तो इस तरह की भ्रांति यदि किसी को हो तो 2-3 दिन के अंदर वो इजीली ठीक हो जाता, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जलनेती शुरू में हो नहीं पाती है, 1-2 दिन में परेशानी होती, फिर होने लगती है। जलनेती होने लगी, साफ हो गई ना, वो छुट्टी हुई, कचरा निकल गया, काम खत्म हुआ। तो न ऑपरेशन की जरूरत, न दवाई की जरूरत, न कोई जरूरत, नॉर्मल लाइफ में। ताऊ तो जी एक और आजकल ये सब लोग बोलते हैं विटामिन डी की कमी हो गई, विटामिन डी की कमी होती, तो वो किस कारण से ताऊ जी? हमें विटामिन डी की कमी तो होती है, क्योंकि आप धूप में जाना नहीं चाहते हो, तो धूप में जाएंगे तो चेहरे की स्किन खराब हो जाएगी और चेहरा हमारा खराब हो जाएगा। इस डर से धूप में कोई जाना नहीं चाहता, और विटामिन डी धूप के बिना मिलती नहीं है। और खाने में सीधी विटामिन सी डी की बात कमी है, कैसे पूरी कर सकते हैं? खाने से विटामिन डी पूरी होती ही नहीं है। उसका एकमात्र उपाय है धूप, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय है नहीं। और जो अच्छा। विटामिन डी की डिफिशियंसी है ना,
तो जी अब उनकी तो मजबूरी है, उन्होंने तो कुछ जो है वो हालांकि वो भी खास काम नहीं करते हैं, कुछ हेल्प तो कर देते हैं, कुछ वो लैंप वैम्प बना रखे हैं यूरोप कंट्रीज में, तो वहाँ कभी कभी तो महीनों सूरज की शक्ल नहीं दिखाई देती है, बादल ही बादल और बर्फ और बादल बने रहते हैं। और फिर है भी तो ठंड के मारे धूप में जा नहीं पाते हैं वो, तो वो कुछ एक लैंप होता है उससे कुछ सिकाई काई करते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत जीवन चलता रहता है उनका। बाकी अपने पास तो प्रचुर मात्रा में है, लेकिन हम उसका नहीं, उपयोग नहीं वैसे करते। धूप में तो अधिक पता नहीं इनको विटामिन डी की कमी बताई, जबकि हमारे तो बहुत खुला है और ये धूप में भी बहुत रहते हैं। इतना नहीं है, और जब कमी बताई है तो उसको आप जो है धूप में 15-20 मिनट का धूप में बैठने का, सिर पे पानी, सिर पे गीली पट्टी रख करके धूप में बैठने का प्रयास करें। और अच्छा, सुबह की मालिश धूप भी कर सकते हैं। 9 बजे तक और इसमें मालिश धूप भी कर इंसान कुछ भी कर फायदा लो, करेगा ना? बिल्कुल धूप करेगा, इंसान बारिश से फायदा और करेगा। जल्दी ज्यादा विटामिन डी जाएगी। और विटामिन विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी की जरूरत पड़ेगी, ये ध्यान रखना भाई। जी। जी विटामिन सी एक ऐसा है जो कभी शरीर में रिटेन नहीं होता है, जितनी जरूरत है उतना ही रहता है, निकल जाता है बाद में, इसलिए डेली उसकी नीड रहती है, रोजाना चाहिए वो, कभी स्टोर नहीं होता विटामिन सी। और विटामिन बी 12 वगैरह और भी विटामिन वो रिस्टोर हो जाते हैं और जब जरूरत पड़ती है शरीर को दे देते हैं। तो इसलिए जो है विटामिन डी धूप में करना और विटामिन सी युक्त अ, वस्तुओं का भोजन लेना, जी जी ये आवश्यक है, दोनों बातें जरूरी है। जी और इसी तरह से कैल्शियम की बात है, कैल्शियम जिससे आप पदार्थ लेंगे तो उसके लिए विटामिन डी भी चाहिए और विटामिन सी भी चाहिए, जी दोनों चीज। जी तो जो कैल्शियम के पदार्थ वो आपको स्टोर होंगे, वो आपको सब हेल्प मिलेगी आपको, एक दूसरे का कॉम्बिनेशन है, एक दूसरा सपोर्ट करते हैं ये। और ये हमसे बहुत अच्छा बेटर तो आपको चारू मैम को नहीं कहूंगा मैं, चारू जी ने आपको बताया है, बहुत अच्छा बताया है ये, मैंने भी हाँ, इस क्लास आप को उस अटेंड बार किया थोड़ा सा है। आपने भी बताया था। पिछली वाली क्लास जी में थोड़ा सा कैल्शियम, पिछली वाली क्लास में आपने थोड़ा सा बताया था कैल्शियम कैल्शियम प्रोटीन वगैरह का विषय। हाँ, उसमें भी थोड़ा बताया था कैल्शियम के बारे में। तो मतलब ये एक दूसरे के पूरक है ये, हम धूप में तो बैठ रहे हैं लेकिन वो विटामिन सी कमी है हमारे शरीर में, तो वो विटामिन डी भी आपको प्रभावी नहीं आएगा। जी और पहले हमारे हाँ लोग जो है कहते हैं अरे यार क्या रखा, विटामिन डी की गोलियां खा लो, गोलियों से विटामिन डी कभी रिकवर नहीं होता है। हाँ, वो कंपनी जरूर रिकवर हो जाती है जिसकी जो विटामिन डी की गोलियां बना रही है, उसको जरूर फायदा होता है, आपको फायदा नहीं होगा विटामिन डी की गोलियां, विटामिन डी गोलियों से हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। जी धन्यवाद ताऊ जी। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं अपन। कुछ लोगों का ये भ्रांति रहती है कि चावल जो है वो वादी करता है, वादी मतलब हजम नहीं होता है, भारी रहता है भोजन में। आप लोगों में से किसी को इस तरह की भ्रांति है क्या? है किसी को? नहीं, हाँ ये चावल बोलते भारी होता है। ये कहते हैं चावल भारी हाँ। होता है, खिचड़ी बना दो हल्की होती। नहीं, वो ठीक है, तो वही मेरा मतलब है कि चावल भारी होता है, चावल भारी नहीं होता है। इस देश की लगभग 65% पब्लिक चावल ही खाती है, चावल के अलावा कुछ नहीं खाती है वो, गेहूं खाते ही नहीं है लगभग। 65% का आंकड़ा आया था पिछले 10 साल पहले की बात है, अब कुछ चेंज हुआ तो नहीं कह सकते हम। एक आया था उसमें एक किताब में कि 65% लोग भारत के चावल खाते हैं। तो यदि वो भारी हो तो 65%, तो वो तो क्या 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 होगा उनका?
एक बात, एक एक हमारा पॉइंट ये है। दूसरी कारण उसका चावल का एक और, हमको हर चीज फाइन चाहिए, रिफाइंड चाहिए, फाइन चाहिए। चावल एकदम चमकता हुआ हो तो, और उसमें एकदम साइनेज बढ़िया होनी चाहिए, पूरा साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, और बनाने में भी एक एक चीज अलग अलग हो। भाई आपको कहीं उसका प्रदर्शन करना है, कहीं आपको किसी कंपटीशन में चावल बना के ले जाना है, तो आप ऐसा चावल बना के ले जा सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन खाने के लिए बनाना है तो इसकी क्या जरूरत है, ये मेरी समझ में नहीं आती। नहीं साहब, हमको तो वो अच्छे नहीं लगते, हमारे वो खाते ही नहीं है बच्चे लोग, मिल गए चावल आप इसमें तो ये जो प्रोसेस आप जो बनाते हैं चावल का, वो आपको हानिकारक है। दूसरी बात, चावल बादी करने का एक कारण और भी है। मैं कह रहा हूँ बादी करते हैं, है ना। हम पहले पूरी रोटी खा लेते, 3 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी, जो हमारी भूख है, सब्जी वगैरह खा, अब उसके बाद आता है। और बहुत सारी जगह मैंने देखा है, वो चावल तब तक दिखाते ही नहीं है। जब आप रोटी लेना बंद कर देंगे फिर कहेंगे अब चावल रखते हैं। तो वास्तव में वो हमारी परेशानी किससे हुई? ओवर डाइट। और फिर उसका लालच दिया जाएगा, आपको चीनी डाली जाएगी, आपको घी डाला जाएगा, आपको दूध डाला जाएगा। ये चीजें ज्यादा पसंद होती है ना लोगों को, तो फिर खा लेते हैं। तो हमारी जो परेशानी जो हुई है वो हुई ओवर डाइट से, हुई चावल से नहीं हुई है। एक कारण ये भी है। दूसरा कारण चावल का एक और है। पहले तो उसकी पॉलिश वाला चमकदार चावल हम बाजार से खरीद के लाए, 70, 80, 90, 100, 100 रुपए किलो का। और उस चावल के ऊपर जो पौष्टिक पदार्थ है वो निकाल दिया गया। उसके बाद उसको अलग अलग बनाने के लिए उसमें उबलते समय उसका पानी भी निकाल दिया गया। जो पीस अलग अलग हो गए ना वो पानी, तो उसमें जो कुछ थोड़ा बहुत भी रह गया था मटेरियल, वो भी हमने पानी में और वो जानवरों को या बाहर फेंक दिया। अब उसमें क्या रह गई? लकड़ी रह गई वो। और उसको चबा लो आप आराम से तबीयत से, और उसको भी चबाते नहीं है, उसको जल्दी से निकल जाते हैं, तो फिर वो आंतों में भी परेशानी होती है। तो उससे एसिडिटी आदि बनते हैं, तब वो दोस्त चावल को दिया जाता है। तो अंत में हमने वही खाई। सबसे भोजन का सबसे बड़ा तरीका है, यदि आपको खीर खाना है तो पहले खीर खाइए, रोटी बाद को खाना। और वैसे भी हमारे पुराने जमाने में तो भैया पत्तल पे भोजन खिलाया जाता था। वहाँ पंगत बैठ गई, पत्तल पे लगाया, और तो बुजुर्ग लोग हमारे कहा करते थे कि भैया ये मिठाई आई है, इसको पहले खा जाओ। क्यों? बोला रियाल पानी बरसने लगे तो मिठाई पड़ी रह जाएगी पत्तल में भैया, बात खा लो आप। अब पूरी उड़ी तो बात की बात है, या रियाल और कुछ झगड़ा झंझट हो जाए, रियाल कोई वर वधू के परिवारों में, हम तो बाराती गए ना, तो वर वधू के परिवार में यार कोई झंझट हो गया, तो वो भगना पड़ा एकदम। अरे तो मिठाई लो, खा के निकल जाओ। कहने का मतलब ये है कि हमारा भोजन करने का तरीका भी गलत। हम जो है खीर वगैरह को बाद को अ, खाते हैं। आपने देखा होगा, ध्यान किया होगा, और वहाँ कैंप में, अभी बेलना जी में कैंप है, वहाँ के कुछ लोग यदि यहाँ एक आध जो भी होंगे उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पर मैं, अब हालांकि मैं वहाँ रहा तो नहीं था उस समय, लेकिन मैंने बोला हुआ था, मैंने पहले खीर परस देना सबको पहले। एक दिन बनी थी खीर उसमें, नारियल के दूध की खीर बनी थी एक दिन, तो हमने कहा था पहले खीर परसना।
भले ही पहले नहीं परसी होगी, साथ में परस दी गई होगी, बाद को नहीं परसी गई, ये पक्का, ये तो मुझे मालूम है। इसीलिए मैंने कहा भोजन का तरीका आप सीखे उसको वहां पे। जो भी होगा उन्होंने देखा होगा, शायद कोई एक आध हो उनमें से, नहीं हो सकते, नहीं हो, कह नहीं सकते हम। जी सर। ठीक है। खीर बहुत टेस्टी बनी थी। है वो अभी भी तक टेस्ट आ रहा है आपको भैया, दीपक भैया, क्या बात है? कोई बात नहीं। ताऊ जी, ताऊ जी एक भ्रांति ये भी है कि चावल से शुगर बढ़ती है, तो सही है क्या ये? नहीं, ये भी गलत है। देख लो कहाँ कौन है, हमें तो नहीं है। चावल से शुगर बढ़ती है, ये भी गलत है। ओवर डाइट से शुगर बढ़ती है, हम अधिक खाने से शुगर बढ़ती है। दोस्त चावल को दिया जाता है। अपने नॉर्थ भारत में यही होता है कि रोटी खा करके बाद को चावल खाते हैं, उससे हमारी ओवर डाइट होती है। डाइट होने से अरे, आपको देखो, आपके घर में कोई रिश्तेदार आया, मेहमान आया, आपका कोई परिचित आया है, आपका कोई नजदीकी का कोई व्यक्ति आया है, उसको आप लोग जो है, कम से कम, मेरा मात्र निवेदन इतना है, इस तरह का भोजन दो, वो बीमार नहीं। आपको खीर खिलाना है, चावल खिलाना है, साथ में एक बार ही परस दो, तो उसको अपना आइडिया तो लग जाएगा, चावल भी बने इनके यहाँ। एक रोटी कम खा के चावल ले लेगा वो, तो उसको चावल नुकसान नहीं करेंगे। एक टिप है हमारी ये। एक साथ ही सब रख दो, चावल की प्लेट भी रख दो उसकी तरह। और वहां तो हम बहुत होशियारी दिखाते हैं, जब नाश्ता कराते हैं तब 20 तरह के आइटम पहले ही लगा देंगे वहां पे। 20 प्लेट लग जाएंगे टेबल के ऊपर, वहां नहीं छिपाते। वहां तो हम प्रदर्शन करते हैं कि हमारे घर में इतने आइटम रखे हुए हैं, उतने आइटम हम खिला रहे हैं। भैया, ये भी कर्म बंद का बहुत बड़ा काम है। यही माया चाहिए है। पढ़ लेना रतन टन प्रचार में। राव जी, तो राइस का जो लो ग्लाइमेक इंडेक्स कहा जाता है, वो क्या असर डालता है हमारे शरीर ये में? लो ग्लाइमेक इंडेक्स होता है ना चावल में, यानी कि एक साथ सारी ऊर्जा हमारे शरीर को देता है खाते ही। जैसे बाकी अनाज तो धीरे धीरे ऊर्जा छोड़ते हैं हमारे शरीर में, और चावल बहुत तेजी से ऊर्जा छोड़ता है खाने के बाद। तो लो ग्लाइमेक इंडेक्स होता है उसका। ये किसने कहा जल्दी ऊर्जा छोड़ता है? वो तो टाइम, तो कार्बोहाइड्रेट है, 3 ही घंटे लगना है उसको पचने में। तो ये किसने कह दिया आपको जल्दी ऊर्जा छोड़ता है? साइंस साइंस में पढ़ा ना ताऊ जी, और मेरा एक्सपीरियंस है, राइस खाने के बाद एकदम तो पेट लगता है कि भर गया, और फिर एकदम से भूख लगाती है। हालांकि मेरे यहाँ पे ज्यादा चावल बनते नहीं है, कई महीने हो गए हैं, मतलब मुझे इतनी आदत नहीं है, पर है। नहीं, एक्चुअली में क्या है कि देखो, मैं तो न्यूट्रिशन वैल्यू के ऊपर जाता हूँ। आपका गेहूं भी, अब वो मात्रा कम ज्यादा हो जाए वो एक अलग बात है ना, कि चावल थोड़ा फूला फूला का रहता है ना, तो हम कम चावल खाने में ही हमारा पेट बड़ा बड़ा लगने लगे, और हम उसको प्रॉपर चबाए नहीं, डायरेक्ट चला जाए तो पेट जल्दी भर जाता है, वो एक अलग कहानी है। बाकी ये है, यदि देखा जाए तो उसमें वो भी कार्बोहाइड्रेट है, चावल में भी, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। पाचन के बाद तो कोई एक ही चीज होगी ना उसमें, तो अंत थोड़ी जाएगा कोई उसमें। वो भी मुंह से पचना शुरू होगा, वो भी मुंह से पचना शुरू हो जाता है। तो ये भी कुछ उनके और कोई कारण हो सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट चावल पे इस तरह कारण देना ये उचित नहीं है, मेरा मतलब ये है।